ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम वापस लेकर इजराइल को फंसा दिया है। इस युद्ध में ट्रंप के बैकफुट पर जाने की बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। जब से पेंटागन ने बताया कि अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत गलत फैसला साबित होगा, उसके बाद से ही ट्रंप ने इस युद्ध से अपने पैर खींचने का सिग्नल देना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों बदल गया खाड़ी देशों का रुख? जंग से ट्रंप का सरेंडर, अब ईरान वर्सेस खाड़ी देशों का युद्ध। तीन हफ्ते पहले तक सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान सबकी एक ही लाइन थी, यह हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन अब वही देश अमेरिका से कह रहे हैं, ईरान को अधूरा मत छोड़ो। फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी सहित कई टॉप लीडर्स मारे गए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को टारगेट किया गया। लेकिन ईरान ने सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर नहीं बल्कि पूरे गल्फ पर हमला कर दिया। सभी 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान पर ड्रोन और मिसाइल दागे। दुबई एयरपोर्ट पर हमला, सऊदी अरब की रिफाइनरी बंद, कुवैत में ऑयल प्रोडक्शन प्रभावित, पर्यटन ठप और कई मौतें हुई। खाड़ी देशों ने शुरू में ट्रंप को चेतावनी दी थी, ईरान के साथ युद्ध मत छेड़ो, डिप्लोमेसी से बात सुलझाओ, क्योंकि वो जानते थे कि ईरान बदला लेगा और पड़ोसी देशों को निशाना बनाएगा। एक गल्फ डिप्लोमेट ने कहा था, हम नहीं चाहते कि सैन्य हमले से ईरान की स्थिरता खत्म हो, डिप्लोमेसी बेहतर है। लेकिन ईरान के हमलों ने सब बदल दिया। अब यूएई, सऊदी अरब, कतर और बहरीन कह रहे हैं, युद्ध रोकना नहीं, ईरान की मिलिट्री को इतना कमजोर करना चाहते हैं कि वो कभी पड़ोसियों पर हमला न कर सके। युद्ध की शुरुआत में खाड़ी देशों को डर था, युद्ध उनके दरवाजे तक आ जाएगा, तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को साफ कहा था, युद्ध मत शुरू करो। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने सीधा हमला किया। यूएई के शहरों पर ड्रोन अटैक से ब्लास्ट, सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल ब्लास्ट, कतर, बहरीन, कुवैत तक निशाने पर ब्लास्ट। यानी जो युद्ध से बचना चाहते थे वो युद्ध में घसीट लिए गए। कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध ऐसे खत्म हुआ कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन बचे रहे तो ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होगा। अब खाड़ी देश चाहते हैं कि ईरान के पास अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की ताकत ही न बचे। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. खाड़ी की जंग में यूएई सबसे ज्यादा आक्रामक है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब सऊदी अरब और यूएई अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर जंग में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ओमान का रुख अलग है, वो सिर्फ जल्दी युद्ध खत्म करना चाहता है। ईरान के हमलों ने गल्फ को दिखा दिया कि अगर ईरान मजबूत रहा तो खाड़ी देश खतरे में रहेंगे। गल्फ देश अब अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट को पूरी तरह से तबाह कर दो। लेकिन इजराइल अभी भी जंग में कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन में आम नागरिकों के मारे जाने से
सवाल खड़े हो रहे हैं। गल्फ के एक्सपर्ट ने दावा किया कि इजराइल और गजा की जंग को अभी भुलाया नहीं गया है। ईरान के कमजोर होने से जो बढ़त इजराइल को मिली, वो लेबनान में इजराइल के एक्शन से बर्बाद हो रही है। लेकिन जंग के मोर्चे पर खाड़ी देशों को भी सबक मिला है। अमेरिका पर ज्यादा निर्भरता खतरा है। ये अब एयर डिफेंस, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। अभी युद्ध जारी है। ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं। इजराइल ईरान के अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक्स कर रहा है। उधर गल्फ ने इस जंग को एक दिशा में मोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि ईरान पर ऐसा हमला हो जिससे वो कभी न उठ सके। खाड़ी देश हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से भी गुस्से में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इंश्योरेंस, ट्रेड, सब पर असर हो रहा है। लेकिन सवाल अब ये है, क्या खाड़ी देशों का ये नया रुख इस युद्ध को खत्म करेगा या इसे और खतरनाक बना देगा? क्योंकि एक सच्चाई ये भी है, अगर ईरान पूरी तरह कमजोर हुआ तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। सऊदी और यूएई मजबूत होंगे, लेकिन इजराइल का दबदबा भी बढ़ेगा। और यही बात कई अरब देशों को असहज भी कर रही है। दूसरी ओर अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो सबसे बड़ा खतरा है रीजनल वॉर का। हिजबुल्लाह पहले से एक्टिव है। यमन से हूती भी हमला कर रहे हैं। इराक और सीरिया में मिलिशिया तैयार बैठे हैं। यानी एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अंत तक खाड़ी देशों का साथ देगा? इतिहास गवाह, अमेरिका कई बार युद्ध शुरू करता है लेकिन खत्म होने से पहले पीछे हट जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अगला निशाना सीधे खाड़ी देश होंगे। यानी खाड़ी देशों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अभी ईरान को पूरी तरह खत्म करवाओ या फिर आने वाले सालों में बार बार हमलों के लिए तैयार रहो। लेकिन इसी बीच इस पूरे युद्ध में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है पिछले 2 दिनों में ईरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। जिस युद्ध को खाड़ी देश और तेज करना चाहते हैं, उसी समय अमेरिका बातचीत की राह पर जाता दिख रहा है। ट्रंप के इस बयान का पहला मतलब, ये युद्ध विराम की तरफ पहला बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि पहली बार जंग के बीच समाधान की बात सामने आई है। दूसरा और सबसे बड़ा संकेत, डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 5 दिनों के लिए ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों पर हमले डाल दिए हैं। यानी 5 दिन के लिए जंग रुकी हुई है। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. कुछ एक्सपर्ट्स इसे टेक्निकल पॉज, तो कुछ इसे अमेरिका का बैकफुट भी मान रहे हैं। तीसरा संकेत ये हो सकता है कि पर्दे के पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी तेज हो चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये 5 दिन मिडिल ईस्ट के लिए सबसे अहम साबित हो सकते हैं। अगर बातचीत सफल हुई तो ये युद्ध यहीं रुक सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ खाड़ी देश कह रहे हैं ईरान को पूरी तरह खत्म करो, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है बातचीत से हल निकालो। यानी जंग अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं, बल्कि युद्ध बनाम बातचीत की लड़ाई बन चुकी है। इसीलिए जो देश कल तक कह रहे थे ये हमारी लड़ाई नहीं, आज वही कह रहे हैं अब ये हमारी सुरक्षा की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों का नहीं, बल्कि डर, बदले और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। जहां हर देश शांति की बात करता है लेकिन चाहता है कि युद्ध उसके हिसाब से खत्म हो, तो क्या ईरान को खत्म करने की ये रणनीति मिडिल ईस्ट में नई शांति लाएगी, या फिर ये बनेगी एक ऐसी आग जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी? डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनकी ईरान में एक बड़े लीडर से बात चल रही है। जेरूशलम पोस्ट का दावा है कि वो बड़ा लीडर ईरान के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ हैं। लेकिन खुद कालिबाफ ने कह दिया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। ट्रंप सिर्फ गिरते हुए शेयर बाजार को काबू करने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है? क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मूज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मूज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलॉन और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा? उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मूज के उथले समंदर में डूब चुका है और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं और इसीलिए अब भी सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मूज बनने जा रहा है वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर? तेल अवीव में गिरने वाली हर मिसाइल को रोकने के लिए डिमोना जैसी तबाही से क्या ईरान वर्सेस ऑल वाला युद्ध हॉर्मूज के समंदर में शुरू हो चुका है, जिसमें एक तरफ है इजराइल, अमेरिका, खाड़ी देश, नेटो और दूसरी तरफ है
ईरान और साथ में मदद कर रहे हैं रूस और चीन। डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मूज वाली वार्निंग क्या थी, इसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यही है हॉर्मूज में वर्ल्ड वॉर की रेड लाइन। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं खोला तो अपने पावर प्लांट्स की तबाही तय समझे ईरान। ईरान ने पलटवार किया, बोला उसके पावर प्लांट पर हमले का मतलब ऐसे मिसाइल अटैक जो पूरे पश्चिम एशिया की बिजली ठप कर देंगे। इजराइल के सभी वाटर प्लांट पर हमला किया जाएगा और वहां का परमाणु रिएक्टर भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा हम 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। इस युद्ध में नेटो ने भी ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है, ऐसा शॉक जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। मुद्दा डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल अटैक का बना, लेकिन नेटो चीफ ने कह दिया है कि ईरान के मिसाइल अटैक का कोई सबूत नहीं है। डिएगो गार्सिया को कंट्रोल करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है ईरान ने उनके आइलैंड पर हमला नहीं किया। Well, look, we carry out assessments all the time in order to keep us safe, and there's no assessment that we're being targeted in that way at all. ट्रंप का रिकॉर्ड और नेतन्याहू के विध्वंसक इरादों ने पहले भी बताया है कि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग किसी भी वक्त यू टर्न से लेकर जिगजैग वाली करवट भी ले सकती है। ईरान के खिलाफ ब्लैकआउट वॉर की वार्निंग सबसे पहले ट्रंप ने दी थी। ट्रंप तो पीछे हट गए, लेकिन अब इजराइल ने सिग्नल दे दिया कि ईरान को पूरी तरह तबाह करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन ईरान ने बता दिया कि वो एक साथ 100 मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. Hey, Saddam, you are on fire. You are familiar with this circle. 75 मिसाइलों से ईरान का हमला, तेल अवीव से यरूशलेम तक गदर। ईरान युद्ध का चौथा हफ्ता इस वक्त ईरान के साथ साथ इजराइल और अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भारी पड़ रहा है। पिछले 72 घंटे में जहां दक्षिणी ईरान, पश्चिमी और राजधानी तेहरान पर जिस बड़े स्तर पर मिसाइल और बमों की बारिश हुई है, उसने ईरान की हमले की क्षमता पर भयानक असर डाला है। लेकिन यह भी 100% सच है कि प्रचंड नुकसान झेलने के बावजूद ईरान रत्ती भर दबने को तैयार नहीं है। 48 घंटे पहले शुरू हुए ईरान के सबसे सटीक और तीखे मिसाइल हमलों ने इजराइल की चीखें निकाल दी हैं। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहने को मजबूर हो गए हैं और ईरान को दुनिया का दुश्मन बताया है। नेतन्याहू ने डिमोना परमाणु प्लांट के पास हुए हमले और अराद में दर्जनों इमारतों पर ईरानी मिसाइलों के हमले देखने के बाद अब इमरजेंसी प्लान के तहत ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी गदर से राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अब तक 16 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान और जेट 30 दिन से कम समय में तबाह हो चुके हैं, जबकि तेहरान से लेकर यरूशलेम तक ईरान ने ऐसे मिसाइल और ड्रोन हमले करके दिखा दिए हैं जिसकी कल्पना इजरायली सेना और अमेरिकी सेना ने रत्ती भर नहीं की थी। हालात यह है कि अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ब्लैकआउट वॉर शुरू कर दिया है और ईरान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बड़े जमीनी हमले शुरू करने का प्लान फाइनल कर दिया है। हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस मिसाइल हमले से जिसने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खुर्रम शहर फोर्स से इजराइल पर हमले, ब्रिटेन तक हमले की तैयारी।
सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जिससे पश्चिमी तेहरान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद नजर आ रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से हमले नए सिरे से शुरू कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे में जो हमले डिमोना, अराद, यरूशलेम पर ईरान की तरफ से किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, ईरान युद्ध को लगभग 1 महीना होने वाला है। हैरानी की बात यह है, जो ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की 90% मिसाइलें तबाह कर चुके हैं और ईरान हार चुका है, वो ईरान इस वक्त इजराइल पर पिछले 48 घंटों से बेहद प्रचंड हमले कर रहा है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर 75 मिसाइलों के साथ एक साथ धावा बोलने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक की नई लहर शुरू की गई है। इससे पहले ईरान ने दक्षिणी इजराइल के 2 इलाकों पर मिसाइल हमले किए थे, जिससे इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोग घायल हो गए। ये हमले इजराइल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र डिमोना के पास हुए थे। इजरायली सेना ने माना है कि दक्षिणी शहरों डिमोना और अराद पर गिरी मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया है, जिसकी जांच बेहद तेज गति से हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब परमाणु केंद्र के आसपास के क्षेत्र में ईरानी मिसाइलें इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रही हैं। इजराइल के अराद क्षेत्र में हुए सीधे हमले में कम से कम 10 अपार्टमेंट इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और लगभग 84 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the 3 monotheistic faiths. The Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt. But they were targeting the holy sites of the 3 major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. तेहरान में ब्लैकआउट, वॉर शुरू। ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरे ईरान में फैले ऊर्जा संयंत्रों पर ताबड़तोड़ हमले करने जा रहे हैं। इधर जब से ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले किए हैं, उसके बाद से ईरान ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ईरान पर अब तक अकेले अमेरिका 7,500 से ज्यादा हमले कर चुका है, जबकि इजराइल ने पूरे ईरान में 5,600 से ज्यादा हमले किए हैं। 12,000 से ज्यादा बम अमेरिका अकेले ईरान पर दाग चुका है, जबकि 3,600 बम अकेले इजराइल ने तेहरान पर गिराए हैं। 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत 220 से ज्यादा टॉप कमांडर और लीडर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें IRGC के चीफ, ईरान के NSA अली लारिजानी, खुफिया मंत्रालय के प्रमुख तक शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान के सटीक और घातक हमलों में रत्ती भर का फर्क नजर नहीं आया है। तेल अवीव, अराद, डिमोना और यरूशलेम पर ताजा हमलों ने साबित कर दिया है कि ईरान की बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ना ही गजा है और ना ही लेबनान, बल्कि ये इसराइल का डिमोना इलाका है, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये पूरा इलाका तबाह हो गया है क्योंकि ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे गिरा। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। बड़े मिसाइल दागे गए, अर्ध में एक लगा, वो भी डायरेक्ट हिट थी, और इस स्पॉट पे भी मिसाइल डायरेक्टली गिरा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन मिसाइल इतना तेज था कि पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया और इस पूरे इलाके में तबाही मच गई।
ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल ने मध्य तेल अवीव के एक पुल को निशाना बनाया, जिससे वहां भारी विस्फोट हुआ है। खबर है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के मुकाबले 1:20 के मुकाबले मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। यानी ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर 20 मिसाइलें दाग रहे हैं, तो ईरान सिर्फ 1 मिसाइल दाग पा रहा है। अब ईरान की तरफ से जोरदार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर, और उससे अब इसराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। अर्द हो या फिर ये डिमोना एरिया, यहाँ पे जिस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, उसका मतलब है कि अभी भी ईरान के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स मौजूद हैं, जो वो अब यहाँ पे दाग रहे हैं और यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर तबाही मचा रहे हैं। पिछले 48 घंटे के भीतर ही ईरान ने 11 बड़े मिसाइल हमले इजराइल पर किए हैं। ईरान ने उन 2 दिनों में इजराइल के भीतर मुख्य रूप से 4 बड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया है। मध्य इजराइल में तेल अवीव, यहां सबसे अधिक हमले हुए। तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को कई बार निशाना बनाया गया है। उत्तर इजराइल का हाइफा और गैलीली, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर उत्तरी शहरों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। यरूशलेम, पवित्र स्थलों के पास हमले की खबरें आईं। इजराइल ने आरोप लगाया कि एक ईरानी मिसाइल ओल्ड सिटी के पास गिरी, जिससे अल अक्सा मस्जिद और वेस्टर्न वॉल के पास गहरा गड्ढा हो गया है। दक्षिण इजराइल और वेस्ट बैंक बीत शेमेश में एक बैलिस्टिक मिसाइल खुले मैदान में गिरी। हालांकि इसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसी जंग में उलझ चुका है जहां या तो ईरान बुरी तरह से बर्बाद होगा या फिर ईरान पश्चिमी एशिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। les gens, on n'a pas de